हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमडी में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, केबीएस, सुप्रीम कोर्ट, और हाल ही में अभी मैंने सीटेट दिसंबर 2019 वाला भी क्वालिफाई किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस मेरे, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शंस हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं जूनियर असिस्टेंट और इस तरीके के एग्जाम हैं, इसमें मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए डेली मेरी फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, जीएस की, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हाल ही में आपका आरआरबी, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। जीएस सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको जीएस इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीएस का जो लेवल एग्जाम में इस समय पूछा जाता है, वो बहुत ही इस तरीके के किताबी क्वेश्चंस रट के आपका नहीं होगा। आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप उस क्वेश्चन की तह तक पहुंच सकते हैं। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के लिए। और ये सेशन सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और आप आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उठा लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ अधिवेशन रट के काम नहीं चलेगा आपका, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसको निर्माण करने में, या क्यों इसकी जरूरत पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्या इससे पहले कोई नेशनल लेवल पे ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था कि इसकी आवश्यकता, कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण किया जाए कि जो भारत की राजनीतिक उथल पुथल उस समय मच रही थी उसको रोक सके, है ना। एक स्वतंत्रता संग्राम की तरफ भारत को आसानी से ले जाया जा सके, जिसमें हिंसा का बहुत ही कम से कम प्रयोग हो। तो ये बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर एक सज्जन है, इनका फोटो आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर पड़ा दिखाई दे रहा होगा, एओ ह्यूम। ये सज्जन है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इनके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको शुरुआत कर लें। देखिए क्लास, मैं आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। आपको पीएचडी करनी है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, किताबें आपके पास हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको यही इसी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। आपको बिल्कुल यही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टैकल कर पाए और आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे। हम उनको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर अभी इस तरीके से नहीं, अभी हम लोग सब्जेक्टिव बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे ज्यादातर, जिससे कि आज जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन कोई रखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, तो आपको तुरंत क्लिक करे कि हाँ ये इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 5-6, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5-6 बिंदु हैं, आप इनको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि स्थापना इसकी कब हुई। तो स्थापना यहाँ पर लिखा हुआ है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? ये स्थान आपके सामने दिया हुआ है, बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाती है। अब सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम ये किसने दिया है? तो यहाँ पर नामकरण भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। नामकरण दादा भाई नौरोजी, जिन्हें की भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है।
ठीक है, वयोवृद्ध नेता। तो ये सभी पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। या इसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन पहले इसका नाम था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है उस समय वायसराय कौन था। आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, वायसराय। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हिस्ट्री की उससे संबंधित वायसराय पूछे जाते हैं। जो 2016 का आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आपकी बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो वायसराय हैं उस ये हैं लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ये 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1858 का एक एक्ट आया था, जैसे ही आपकी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था 1857 का, उसके जस्ट बाद जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसके तहत जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद लाया गया था। ये वायसराय डायरेक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था, इसीलिए वायसराय, इसको आप दूसरी आसान भाषा में समझ सकते हैं, वायसराय को आप कह सकते हैं राजा का प्रतिनिधि। क्या कहते हैं, राजा का प्रतिनिधि। तो ये 1857 की क्रांति के बाद से ही वायसराय का पद भारत में सृजित किया गया था। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय आपके वायसराय रहेंगे। इतने सारे आपको पॉइंट समझ में आ गए। अब सवाल उठता है कि संस्थापक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो एओ ह्यूम है, जिनका फोटो अभी मैंने आपको पहले पेज पे दिखाया था, फिर से देख लीजिए। ये जो सज्जन है एओ ह्यूम है, ठीक है, ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं, रिटायर्ड अफसर थे, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की, क्या उस समय और राजनीतिक दल नहीं थे। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हाँ, उससे पहले और भारतीय राजनीतिक दल थे, लेकिन उनका जो प्रभुत्व था वो भारत के मतलब भारत की जनता पर संपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं थे। वो दल कोई सीमित क्षेत्र के वो सभी दल थे, सभी वर्गों को हिंदुस्तान की वो सभी जनताओं को कवर करे ऐसा कोई राजनीतिक दल अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था उस समय। इसीलिए इसकी स्थापना की जरूरत पड़े कि आप राजनीति में प्रवेश कीजिए और अंदर ही अंदर एक होते नहीं भीख मांगना या याचना करना, इस तरीके के भी शब्द प्रयोग किए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जब उस समय स्थापना की गई थी। एक सेफ्टी वाल्व की तरह प्रयोग किया जाना, इसके लिए इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि आप राजनीति में भी रहें, अपनी बातें भी मनवा सकें, लेकिन कैसे, बिल्कुल याचनापूर्ण तरीके से, कोई भी उपद्रव या हिंसा वहां पर नहीं हो। तो आसानी से अपनी बात मनवाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह प्रयोग करने के लिए, कि जिससे कि बहुत ज्यादा हिंसात्मक रवैया ना हो, क्योंकि उस समय बहुत ही आपने देखा होगा कि 1857 में क्या क्या हुआ। तो इसीलिए इसकी राजनीतिक दल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने सभी पॉइंट्स आपको तैयार हो गए, स्थापना, संस्थापक, स्थान, नामकरण, ये सभी पॉइंट आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं जो कथन है, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं। तो जो लॉर्ड डफरिन, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है कि लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय वायसराय भी थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, बंबई में हुआ था, उसमें कांग्रेस के केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने। तो इसी को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरीके की बात लॉर्ड डफरिन ने कही थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। करजन के बारे में भी, करजन ने देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट लॉर्ड करजन ने दिया है।
तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, ये उग्रवादी दल के नेता है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने निगेटिव सेंस में ही कुछ कहा होगा। तो भीख मांगने वाली संस्था इन्होंने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि ये तो गर्म दल के थे, और ये जो उस समय जो स्थापना हुई है 1885 में, उस समय भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नेता थे वो नरम दल के थे, ठीक है। वो याचना में विश्वास रखते थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, या ये आपके जो भी बाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सभी जो नेता थे ये नरम स्वभाव के थे। तो तिलक ने इनका मजाक उड़ा के कह दिया था भीख मांगने वाली संस्था, ठीक है, भीख मांगने वाली संस्था कह दिया। ऐसे फिरोज शाह मेहता, ये भी देखिए, ये भी नरम दल के नेता है फिरोज शाह मेहता। इन्होंने क्या कह दिया कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, हालांकि स्थापना के समय इन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, जब भारत को आजादी मिल गई थी उसके बाद की ये स्टेटमेंट दी है कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया था गांधी जी ने, आजादी के समय की बात है ये। तब इन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि राजनीतिक जो उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना, वो तो पूरा हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अब इसकी राजनीतिक दल के रूप में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको अब भंग कर दिया जाना चाहिए। एओ ह्यूम, जिन मैंने अभी आपको इनका फोटो दिखाया था, एओ ह्यूम ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आज जो क्यों स्थापना की इसकी जरूरत पड़ी उसमें भी मैंने सेफ्टी वॉल्व कहा है, कि जिससे कि आराम से ये सारी चीजें हो सकें, कि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से अपनी बातें मनवा सकें अंदर ही अंदर, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व कहा गया है। अब देखिए, अब हम इसमें किस तरीके से अप्रोच करेंगे, सीधे सीधे जो शुरुआत के जो हमारे 4 अधिवेशन हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है शुरुआत के 4। आपको जो भी 50-55 अधिवेशन दिए हुए हैं बुक में, सभी रटने की जरूरत नहीं है, केवल केवल जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस के शुरुआत के 4 अधिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको स्थापना जो मैंने बताई थी 28 दिसंबर 1885। तो इस समय जो बंबई में इसका अधिवेशन हुआ था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और एओ ह्यूम, जो कि इसकी स्थापना जिन्होंने की थी, वो प्रथम महासचिव थे। कौन थे? प्रथम महासचिव थे। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप एओ ह्यूम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एओ ह्यूम प्रथम अधिवेशन में महासचिव है, ना कि अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, और महासचिव कौन है? एओ ह्यूम। ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। बंबई में पहला अधिवेशन हुआ है, क्योंकि स्थापना भी कहाँ हुई थी? बंबई में ही हुई थी, तो अधिवेशन भी कहाँ होगा? बंबई में होगा। अब देखिए दूसरा, 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 86, 92 और 6। इसका मतलब है 1886, 1892 और 1906 में ये अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे हैं। ये भी नरम दल के नेता रहे हैं। 1887 ईस्वी में मद्रास में तीसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जो है ये अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। 1888 में इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है, और जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं।
ये भी आपको याद रखना है। तो इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन है। तो आपको शुरुआत के 4 अधिवेशन याद हो गए। आप ऐसे ही कुछ बना लीजिए, बा बक मई याद कर लीजिए। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये चारों हो गए आपके। इसके बाद जो पहला है तो जो अध्यक्ष है वो तो बनर्जी है ही है, दूसरा नेरोजी, और तीसरा तैयब, और चौथा जॉर्ज यूले। और ये आपको मुस्लिम अध्यक्ष याद रखना है जो कि तीसरे अधिवेशन मद्रास में है, और जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष हैं अंग्रेज। ये भी आपसे याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये अधिवेशन देख के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर देखिए, दो चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहली बात तो ये, देखिए 4 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, एक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये तो तीनों की तीनों अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। इलाहाबाद अवध का क्षेत्र ये राजनीतिक दल का केंद्र था। अलग अलग वहां पर जो राजनीतिक दल थे छोटे मोटे, ये बार बार उफान मार रहे थे। तो ये इलाहाबाद, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हीं 4 स्थानों को क्रम से क्यों चुना गया है। ठीक है, इसके बाद अब इनके अध्यक्ष की ओर ध्यान से देखिए। ये देखिए डब्ल्यू सी बनर्जी, इनका धर्म बताइए। डब्ल्यू सी बनर्जी हैं आपके हिंदू। कौन है? हिंदू। दादा भाई नौरोजी कौन है? पारसी हैं ये। ठीक है, अब बदरुद्दीन तैयब अभी बताया था मुस्लिम है, ये तो पद दिख ही रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद जॉर्ज यूले कौन है? अंग्रेज। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 4 धर्मों के व्यक्तियों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका सीधा सीधा एक जो रिजल्ट है वो ये है कि भारत की जनता में एक संदेश चला जाए कि कांग्रेस जो है सिर्फ एक दल या एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक दल दल के रूप में उभरने वाली पार्टी है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर यहाँ पर अधिवेशन का आयोजन किया गया और अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों को अध्यक्ष चुना गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले, ये सभी को अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। सभी की विशेषता मैंने आपको बता दी। शुरुआत के 4 अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं जॉर्ज, ये बदरुद्दीन तैयब, ये आपको ध्यान रखना है, और जॉर्ज यूले के बारे में याद रखना है। ठीक है, और प्रथम महासचिव आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैंने कांग्रेस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन दिए हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब नहीं रटने हैं। बिल्कुल कुछ अधिवेशन है जो महत्वपूर्ण है, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उन अधिवेशनों को जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ शुरुआत के 4 देखे थे। अब हम लोग 1896 में देखेंगे। 1896 में जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया है। कलकत्ता में आयोजित किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं रहीमतुल्ला सयानी, ये अध्यक्ष हैं यहाँ पर। और क्यों मैंने ये अधिवेशन यहाँ पर लिया है, क्योंकि पहली बार भारत में वंदे मातरम उस समय गाया गया था। ठीक है, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया है, इसीलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया है। 1896 आपको याद रखना है और कलकत्ता याद रखना है, ये चारों चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 1905 में। आपको याद आ गया होगा तुरंत 1905 देख के, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आपको याद होगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता उस अधिवेशन की किसने की थी, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इनके समय में जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिवेशन की, वो है बंगाल का विभाजन। ये चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में फिर से कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित किया गया है, और इसकी अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी, जिनको अभी मैंने बताया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। 1907 ईस्वी में सूरत में एक अधिवेशन हुआ है और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की है? रास बिहारी बोस ने। और यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। विभाजन, कांग्रेस का विभाजन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में दो प्रकार के दल पैदा हो गए थे या बन गए थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल। ये जो गरम दल और नरम दल है, इसमें जो स्पष्ट रूप से विभाजन अगर देखा जाए तो 1907 में देखने को मिल गया था। तो 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1911 ईस्वी में। जैसे ही आप 1911 देखते हैं, 1912 में आपको याद होगा दिल्ली भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो 1911 में जो अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया है, इसमें विशन नारायण धर, ये जो विशन नारायण धर हैं, इनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया है। और इसमें अधिवेशन की खास बात यह है कि इसमें जनगण मन गाया गया है। ठीक है, इसमें जनगण मन गाया गया है पहली बार। तो वंदे मातरम और जनगण मन दोनों अधिवेशनों को आपको याद रख लेना है। फिर से देख लेते हैं। एक है हमारा 1896 में और एक है हमारा 1911 में। ठीक है, दोनों अधिवेशन आपको याद हो गए, 1896 और 1911। दोनों अधिवेशनों की विशेषता ये है कि दोनों में कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग हमें अधिवेशन नहीं याद करने पड़े। एक 96 में, 11 में, एक में वंदे मातरम, एक में जनगण मन। दोनों अधिवेशन हो गए हैं कलकत्ता में। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की है और 1911 में विशन नारायण। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 1916 ईस्वी में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? अंबिका चरण मजूमदार ने। ये देखिए 1916 यहाँ पर लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए हैं। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है? इसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ है, या दो प्रकार की इसमें समझौते हुए हैं। कांग्रेस लीग समझौता हुआ है और जो अभी 1907 में जो विभाजन हुआ था गरम दल का और नरम दल का, ये दोनों दल भी आपस में मिल जाते हैं। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट भी यही है 1916 वाला। तो इसमें दो चीजें हुई है, कांग्रेस लीग, लीग का मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है। और गरम दल और नरम दल जो 1907 में अलग अलग हो गए थे, वो भी आपस में मिल जाते हैं। तो 1916 भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं 1917 का अधिवेशन। ये अधिवेशन आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये बार बार जो आपको कलकत्ता में दिख रहा है, 10 बार पूरा 10 बार अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो वो भी कोलकाता में आयोजित किए गए हैं। तो उस समय कलकत्ता कहा जाता था उसको। इसके जो अध्यक्ष हैं 1917 में एनी बेसेंट है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है? ये आयरिश महिला है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ये याद रखेंगे। आयरलैंड की ये महिला है, प्रथम महिला अध्यक्ष है ये। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष है। कब चुनी गई है? 1917 ईस्वी में। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें एनी बेसेंट को चुना गया, पहली महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखें कि सरोजिनी नायडू नहीं लगाएंगे। क्यों? सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं है, वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको यही छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। एग्जाम में आपको बहुत भारी भरकम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से प्रश्न उठाए जाते हैं। देखते हैं अगला 1920 का अधिवेशन देखते हैं। ठीक है, 1920 का अधिवेशन, अभी तक हमने 16 वाला देखा था और 17 वाला देख लिया था। अब 18 और 19 छोड़ देते हैं, 20वां देखते हैं। तो 1920 में आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें
दो अधिवेशन हो गए हैं, एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था और एक नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन है वो तो होता ही है। तो जो वार्षिक अधिवेशन आपको याद होगा कि ये दिसंबर महीने में होता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी दिसंबर में ही हुई है, 28 दिसंबर को। तो ये जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं ये सभी दिसंबर में आयोजित किए जाते थे। लेकिन एक कोई विशेष अधिवेशन, जब कोई प्रस्ताव पारित किया जाना होता था तो कोई विशेष अधिवेशन भी आयोजित कर लिया जाता था। तो जो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। लेकिन जो नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन था उसका वीर राघवाचारी। कोई बात नहीं है, आपको यह अध्यक्ष वीर राघवाचारी नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं आपको लाला लाजपत राय दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। तो विशेष अधिवेशन में क्या खास बात है कि असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। वार्षिक अधिवेशन में क्या खास बात है, वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है, नागपुर में, तो नागपुर में पारित, पारित का मतलब असहयोग प्रस्ताव पारित, ठीक है। तो कुल मिला के 1920 की घटना यही है कि नागपुर में जो असहयोग प्रस्ताव था, गांधी जी असहयोग आंदोलन करना चाहते थे, वो प्रस्ताव आपका पारित हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक में आपका अधिवेशन आयोजित किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की है। इसके अलावा गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। इसकी विशेषता में वही चीज आ जाएगी, मात्र एक बार अध्यक्ष ये चुने गए हैं, तो एक बार अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी जी। आगे देखिए 1925, तो जो आपको लग रहा था कि प्रथम भारतीय महिला वाला, ये 1925 में आ जाएगा, ठीक है। तो 1925 में कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, ये अधिवेशन आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने, और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इनकी विशेषता है कांग्रेस अधिवेशन में, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारतीय वर्ड ध्यान रखेंगे, प्रथम महिला एनी बेसेंट आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 1929 में एक अधिवेशन आयोजित होता है लाहौर में। कहाँ आयोजित होता है, लाहौर में। तो लाहौर अधिवेशन में क्या खास बात है, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की है, नेहरू जी ने। ये देखिए लाहौर अधिवेशन, ये 1929 में, और इसकी जो खास बात है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, ठीक है। तो ये सब कहानी आपने पढ़ी होगी, रावी नदी के तट पर जो नवग्रहित तिरंगा झंडा लहराया गया, और प्रत्येक वर्ष ये घोषणा की गई कि आने वाले हर एक साल में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये सभी चीजें कहाँ हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, ठीक है, रावी नदी के तट पर 1929 में नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसके बाद 1931 में एक अधिवेशन आयोजित किया गया है कराची में। कराची में किसने अध्यक्षता की थी, वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें क्या क्या हुआ, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये भी आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये गांधी जी का फेमस वक्तव्य, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये कहा था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। इसके बाद 1937 में फैजपुर में अधिवेशन आयोजित किया है, फैजपुर उत्तर प्रदेश में है, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की है, और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया। इसके बाद 1938 और 39 में आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, और वो है भारत के सुभाष चंद्र बोस जी। कौन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए इस अधिवेशन के बारे में, कई बार आपसे पूछा गया है। हरिपुरा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात में है।
त्रिपुरी कहाँ है मध्य प्रदेश में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रटना नहीं है कि हरिपुरा और त्रिपुरी, यही नहीं पता है कि हरिपुरा कहाँ है। हरिपुरा कहाँ है आपका, गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, एक तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई है 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद 1939 में कुछ विवाद हो जाता है, जो महात्मा गांधी के एक उम्मीदवार थे उनको हरा देते हैं ये सुभाष चंद्र बोस, और उसकी वजह से गांधी जी इनसे रूठ जाते हैं। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो गांधी जी के जो उम्मीदवार थे जिनको वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाहते थे, वो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था। और बाद में जब त्याग पत्र दिया है तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे, पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता नहीं की है। जब आपका सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दे दिया है तो कौन अध्यक्ष चुना गया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी पट्टाभी सीतारमैया लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये अधिवेशन आपके क्लियर हो गए हैं। 1920 से लेकर के 1939 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बस बिल्कुल 3 से 4 अधिवेशन और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए 1940 से लेकर के 45 तक, ठीक है, 1940 और 45 यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो अध्यक्ष हैं वो हैं अबुल कलाम आजाद। कौन है, अबुल कलाम आजाद। 1940-45 अबुल कलाम आजाद। इनकी क्या विशेषता है या इस अधिवेशन की क्या विशेषता है, ध्यान रखेंगे। ये जो अबुल कलाम है ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, 6 साल तक। 6 साल तक लगातार सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे हैं। और एक और खास बात आपको याद रखनी है, सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं ये। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं ये। 1923 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद में 6 साल लगातार ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, 40 से लेकर के 45 तक। अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री प्रथम। ठीक है क्लास, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 46 से लेकर के 47। बिल्कुल आजादी के पास हम लोग आ चुके हैं, भारत को आजादी मिलने वाली है, बने रहिएगा। ये देखिए मेरठ में ये अधिवेशन आयोजित किया गया है और जेबी कृपलानी इसमें अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखेंगे क्लास कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जेबी कृपलानी नाम याद रख लीजिए। स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद एक अधिवेशन 1948 में हुआ है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ समय के लिए अध्यक्ष रहे थे। तो बस हमें केवल जेबी कृपलानी तक याद रखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये आपको याद रखना है। अब ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर से इसको मैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल क्विक रिवीजन टाइप का। जो पहला अधिवेशन शुरुआत के 4 महीने अभी बताए थे उन पर आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआत के जो 4 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए 1885, 86, 87, 88। ठीक है, बकमई अभी मैंने आपको बताया था, ये बकमई याद कर लेंगे, स्थान आपको याद हो गए। इसके बाद बनर्जी, नरोजी, तैयब जी और यूले याद करने हैं, अध्यक्ष हो गए। और ये जो मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है।
और जो अंग्रेज अध्यक्ष हैं जॉर्ज ह्यूले, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आपको एओ ह्यूम के बारे में याद रखना है कि ये महासचिव है, ना कि अध्यक्ष। ठीक है, इस स्लाइड से केवल इतना आपको याद रखना था। अब हम लोग इसका आगे वाला देखते हैं। अब ये जो अन्य महत्वपूर्ण वाला था, वंदे मातरम आपको याद होना चाहिए किस अधिवेशन में गाया गया है, तो 1896 में। राष्ट्रगान आपको पता होना चाहिए, जनगण मन 1911 अधिवेशन में पहली बार गाया गया है। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता या मुस्लिम कांग्रेस के गरम दल और नरम दल कब मिल गए हैं, तो 1916 में। महिला अध्यक्ष प्रथम कौन है, एनी बेसेंट, 1917 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको बार बार देखने हैं, एक से दो बार में आपको ये चीजें बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगी। ठीक है, अगले में हमें क्या याद रखना था, इसमें जो अधिवेशन मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बेलगांव वाला अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ है, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की है, केवल एक बार ये अध्यक्ष चुने गए हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको याद रखना है, कानपुर में यह अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद आपको ये हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, केवल नाम याद रख लेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस वाली जो स्लाइड थी, इसमें आपको क्या याद रखना है, भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद पहले थे, उनके वो अध्यक्ष चुने गए हैं सबसे लंबी अवधि के लिए। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष चुने गए हैं तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 6 साल तक लगातार। इसके बाद एक बिल्कुल लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आजादी के समय कौन था, तो कौन था, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि जो आप जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देते हैं, है ना, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, आयोग का कोई पेपर देते हैं, उसमें आपसे इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बनाए गए भी हैं। जैसे ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, जो अल्प स्रोत वाली पुस्तकें हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, कुल 4 विदेशी अध्यक्ष अभी तक हुए थे कांग्रेस के। ठीक है, जब आजादी 1885 से लेकर के 1950 तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 4 विदेशी अध्यक्ष कुल टोटल हुए हैं। क्या, जॉर्ज ह्यूले ये तो प्रथम थे, आपके बता दिया था, वेडरबर्न एक थे, एक देव थे और एक हेनरी कॉटन थे। ये 4 व्यक्ति हैं जो अंग्रेज थे। तो आपको इनका नाम ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुल संख्या पता होनी चाहिए 4। कुल 4 विदेशी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तब आपका जवाब होगा कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कि एनी बेसेंट आपको याद रखना है, ये तो पहली है, 1917 याद रखना है। सरोजिनी नायडू यहाँ पर लिख दिया है, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, 1925 कानपुर, तो 17, 25 और 33 याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं, 17, 25 और 33। ठीक है, 17 में पेसेंट, 25 में नायडू और 33 में नेली सेन गुप्ता या गुप्ता याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये कलकत्ता में, कानपुर में और ये भी कलकत्ता में। ठीक है, तो कुल 3 महिलाएं हुई हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके बाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, इसके बारे में मैंने अभी बताया ही था, अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 45 तक। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये भी मैंने अभी इससे पहले भी बता दिया था, फिर बता रहा हूँ, कलकत्ता में 10 बार टोटल ये अधिवेशन आयोजित किया गया है कलकत्ता में। क्यों, क्योंकि कलकत्ता में ही सबसे ज्यादा जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि वहीं भारत की राजधानी भी हुआ करती थी पहले, इसी वजह से कलकत्ता को ही टारगेट किया गया है। कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए, 10 बार अधिवेशन हुए।
इसके बाद ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है ये कांग्रेस का पूरा। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था आपके लिए। तो आपको ये कैसा ये सेशन लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है जीएस के, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं इसी तरीके से, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट डे फिर मैं आपके लिए कोई महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आप सीखते हैं, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।